तो फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि यार हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना पढ़ना, ये सब आपको डर सताने लगता है। अब कोई भी सफल बच्चा, किसी भी सफल व्यक्ति से आप मिलेंगे तो उसके पीछे संघर्ष होता है। संघर्ष यही है कि आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, हमेशा आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। हर उस पल में जब आपको लगे कि आप घबरा रहे हैं और लग रहा है कंपटीशन मुश्किल हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, तो भी आपको बेटा संतुलित बने रहना है। ये भी आप ही का गुण है सफल होने के लिए। तो मैंने कहा कंपटीशन में सिर्फ यही रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पढ़ते रहना है, रिक्वायरमेंट ये है कि अपने आप को हमेशा नेगेटिव थिंकिंग से बचाना है, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है बेटा, एक सिंगल डे में आपका कोई रिजल्ट नहीं आना है। दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में आपको पता ही है कि अगर एक बार आप मिस किए तो पूरे साल भर पीछे जाते हैं, फिर पूरे साल भर की तपस्या आपको लगती है। बच्चे इंटरव्यू से बाहर होते हैं, फिर उनको जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ आपको अपना धैर्य बना के रखना है, मैंने अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, अपना पेशेंस रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बस करना सिर्फ ये है कि हमेशा इस बात पे विचार करिए कि कल के डेट से आज की डेट में हम कुछ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, यानी हमने अपने ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी किया कि नहीं किया। ये प्रोसेस करते रहिए बेटा, कोई माई कलाल आपको नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं बेटा, ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है, कभी कभी घबराहट भी होने लगती है, कभी कभी कुछ असफलताएं हमको तोड़ने लगती हैं, अपने ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, हम खुद से प्रश्न पूछने लगते हैं कि यार कहीं संभावना दिख रही है होने हवाने की। तो ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल संभावना है, बस वही वो समय होता है जिसमें आपको अपने आप को संतुलित बना के रखना है, अपने आप को समझाना है कि नहीं नहीं हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो घबराइए नहीं बेटा, घबराहट सबको होती है, मुझे नहीं होती। सोच लो आप कि 20 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा इस इंस्टीट्यूट में जिसमें मेरा कम से कम 2 लेक्चर ना हुआ हो, कम से कम। अदरवाइज तो बहुत ढेर सारे लेक्चर्स होते रहते हैं। मैं भी थोड़ा परेशान होता हूँ कुछ चीज़ों से, घरेलू समस्याओं से या ढेर सारी चीज़ों से, लेकिन उन सब चीज़ों का असर मेरे लेक्चर पर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता किसी दिन आपको ये लगा, हाँ मैं कभी अस्वस्थ होता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क आपको महसूस होता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी चीज़ों का प्रभाव मेरे लेक्चर पे नहीं आना चाहिए। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आपकी समस्याओं का प्रभाव आपकी पढ़ाई पर नहीं आना चाहिए। स्टडी मस्ट बी गोइंग ऑन, पढ़ाई होती ही रहनी चाहिए बेटा। हाँ, इसका अभिप्राय ये नहीं कि साधु संत बन जाना है। पार्टी में जाइए, दोस्तों मित्रों के संग बैठिए, उनसे बात करिए, हंसी मजाक करिए, सब करिए, लेकिन दिमाग में हमेशा रहना चाहिए टारगेट कि भैया मेरा मिशन है जिस पे हमें काम करना है। आप सफल हो जाएंगे बेटा। हाँ, जब तक सफल नहीं होते तब तक डर लगा रहता है, अंदर से एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता रहता है कि हमारे पास ये क्षमता है। सुनो एक बात बताएं, अपने शिक्षक जीवन में इलाहाबाद से लेके बनारस, लखनऊ, जहां जहां मैंने पढ़ाया, मुझे लगता है 10,000 से तो ज्यादा ही बच्चों को पढ़ाया होगा। और मुझे लगता है हर वैरायटी के बच्चों से मेरा सामना हुआ, तेज तरार बच्चों से सामना हुआ है, रैंकर से सामना हुआ है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे गोरखपुर इंस्टीट्यूट में जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो वो दूसरी रैंक होल्ड किए यूपी पीसीस में। अभी आपके संस्थान से 41वीं रैंक, और 41वीं और चौथी पांचवी में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 2-4 नंबर का, मेरिट थोड़ा नीचे ऊपर हो जाती है। कोई आपसे अलग नहीं रहा है। जैसे आपको लगता होगा कि वो उनकी सींग ऊंग रहती है क्या सर, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई आपसे पृथक नहीं है। बस पृथक खाली ये है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो लगे रहे, कर दिखा। जैसे हमारी बच्ची है तो ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ही सफल हुई, 2-2 बार मेंस दिया, उसको समस्या हुई, इंटरव्यू भी नहीं मिला, और मुझे लगता है इस बार इंटरव्यू मिला तो आर पार की लड़ाई हो गई। तो पेशेंस बना के रखिए, पढ़ते रहिए, होगा जरूर आपका, बस वक्त की बात है। वो उसकी भविष्यवाणी करना मेरे बस में नहीं है कि आपका कब होगा, लेकिन अगर आप हिम्मत से जुटे हैं तो आपका जरूर होगा, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए बेटा, कहाँ थे हम लोग, शुरुआत करते हैं, बात करते हैं फिर से। हम लोग बात कर रहे थे, एक टॉपिक था हम लोगों का जिसको हम लोग कहते हैं बेटा इंसोलेशन। क्या कहते हैं बेटा? इंसोलेशन।
और बड़ा बढ़िया टॉपिक है बेटा, यानी ज्योग्राफी में जिस बच्चे ने इसको अच्छे से समझ लिया वो आगे के सारे प्रोसेस को समझ लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इंसुलेशन माने क्या बेटा, मैंने बताया था कि वास्तव में कई शब्दों को एक में मिला दिया गया। इंसुलेशन माने होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो शार्ट में हम लोग इसको बोल देते हैं क्या, इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। यानी जो सूर्यताप धरती की ओर आता है उसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सूर्यताप धरती की ओर एक बराबर आता है, सूर्य बहुत बड़ा है धरती के सापेक्ष। और एक बात समझिएगा, सूर्य से जो उष्मा है हर तरफ जा रही है, ऐसा नहीं कि खाली धरती की ओर ही आ रही है। सूर्य से जो एनर्जी है वो उसके चारों ओर निकल रही है ना बेटा। हमको सूर्य की एनर्जी सिर्फ इस वजह से मिल जा रही है कि हम उसके सूर्य की किरणों के रास्ते में आ जाते हैं, यानी हम उसके रास्ते में बाधा बन के खड़े हो जाते हैं तो सूर्यताप हमें मिल जाता है। हाँ, नहीं होते तो अंतरिक्ष में दंदनाते हुए सूर्य का जो विकिरण है वो जा रहा होता है। अरे भाई, खाली धरती चारों तरफ थोड़ी है सूर्य के, सूर्य के चारों तरफ उष्मा निकलती है ना, वो हर तरफ जाती है। अब एक चीज बताइए कि जितनी सूर्यताप आता है धरती की ओर, धरती के, पृथ्वी के, धरातल के एक एक बिंदु पर उतना सूर्यताप आता है, कहीं कम ज्यादा नहीं आता। सूर्य की किरणों की जितनी एनर्जी होती है वो सबकी होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है, हमेशा होती है, दोपहर में भी होती है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करते हैं कि सुबह के समय बड़ी मध्यम सी गर्मी, दोपहर तक आते आते एकदम प्रखर हो जाता है, किरणों में लगता है आग लगी हुई है, स्पेशली गर्मियों में। शाम तक फिर थोड़ा मध्यम। तो क्या ये वो हलवाई की भट्टी है कि सुबह सुबह सुलगाया है तो भी धीरे धीरे तेज हो रही है, फिर दोपहर में तेज हो गई, फिर धीरे धीरे भट्टी बुझ गई? ऐसा है? फिर ऐसा क्यों होता है? अरे होना तो ये चाहिए ना बेटा, जैसे कमरे में स्विच ऑन करते हैं एकदम धमाके के साथ रोशनी, और जैसे स्विच ऑफ करते हैं एकदम अंधकार। होना तो ये चाहिए था, परंतु यह नहीं होता। सूर्योदय धीरे धीरे होता है, सूर्य की किरणों की प्रखरता धीरे धीरे बढ़ती है, दोपहर तक ज्यादा प्रखर हो जाती है, फिर आप देखते हैं धीरे धीरे सूर्य की किरणें मध्यम होने लगती हैं। तो क्या सूर्य की किरणों के टेम्परेचर में कुछ कमी बेसी होती रहती है क्या? हाँ या ना? लगता तो है, व्यवहार में तो महसूस ही होता है। एकदम लाल लाल सा सूरज सुबह सुबह दिखता है, थोड़ा मखमली, फिर जैसे ही आजकल गर्मियों में आप देखोगे तो 7-8 बजते बजते तो लग रहा है दोपहर हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो सुबह से ही ऐसा हो जाना चाहिए था। तो ये थोड़ा साइंस का मामला है बेटा, तो ये इधर का मामला नहीं है। लेकिन इधर का मामला सिर्फ ये है कि वही सूर्यताप जब पूरी धरती पर आता, मैंने एक डायग्राम से आपको बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है बेटा, है ना, तो सूर्य की किरणें हर तरफ जा रही हैं, ये नहीं कि खाली पृथ्वी पर ही आ रही है, सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर से भी गुजर रही है ना बेटा, पृथ्वी पर भी पड़ रही है, हाँ या ना? पड़ रही है, कुछ छूते हुए निकल जा रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कोई सूर्य की किरण कम क्षमता की है, उसकी ताकत कम है? सब एक बराबर एनर्जी लेके चल रही है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर एक बराबर गर्मी नहीं मिल रही है। जब एक बराबर गर्मी दी जा रही है सबको, तो फिर सबको एक बराबर गर्मी मिल क्यों नहीं रही है बेटा? ये तो गंभीर समस्या है। और इसमें हम लोगों ने व्यवहार में ये देखा कि इस इलाके पर जो रेखा मैंने खींचा है, ये मत समझना इसी को मैंने बढ़ा दिया, इसको हम लोग कहते हैं 0 अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको प्यार से आप लोग इक्वेटोर कह देते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कह देते हैं। ये इलाका जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? नॉर्थ पोल। और इस इलाके को कहते हैं साउथ पोल। अभी क्वेश्चन पूछा गया, अभी अभी सिविल सर्विसेज में शायद था, मैं याद नहीं आ रहा, जिसमें यही पूछा गया था कि ध्रुवीय क्षेत्रों में विषुवतीय क्षेत्रों से 1/10 गुना कम उष्मा मिलती है, ऐसा कुछ था। अब ये तो फैक्ट है, व्यवहार में तो हर कोई समझता है कि ध्रुवों पे उष्मा कम मिलती है, क्योंकि कम नहीं मिलती तो साल भर वहां बर्फ काहे जमी रहती।
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे साल भर बर्फ जमी रहती है ना बेटा। तो कोई भी बच्चा जो पढ़ा नहीं भी है, कॉमन सेंस से इतना तो समझ ही लेगा कि डेफिनेटली वहां पे सूर्यताप की मात्रा कम होती होगी। लेकिन उसने घेर के पूछा कि 1/10 कम होती है विषुवत रेखा से। अब ये तथ्य है, अगर आपकी नजर से नहीं गुजरा है तो रिस्क भारी पड़ सकता है। 1/4 का डिफरेंस आता है। विषुवत रेखा पे जो सूर्यताप है वो ध्रुवों की तुलना में 4 गुना अधिक होता है, और वहां पे 4 गुना कम, मतलब 1/4 मिलता होगा। ऐसा क्यों होता है? वही किरण तो जो विषुवत रेखा पे आ रही है, वही किरण तो ध्रुवों पे भी जा रही है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसके लिए एक डायग्राम मैंने आपको बताया था, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जरा कल्पना करो कि पृथ्वी का सरफेस ऐसा होता, जैसा मैंने लाइन खींचा है, फ्लैट होता। तो अब तो गारंटी है कि पृथ्वी के हर बिंदु पर एक बराबर उष्मा मिलती, हाँ या ना? अगर पृथ्वी का सरफेस ऐसा सीधा होता, फ्लैट होता, तो पृथ्वी के हर स्थान पर एक बराबर ही गर्मी मिलती। लेकिन पृथ्वी का जो सरफेस है वो ऐसा तो नहीं, ऐसा है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाता होगा, कल हमने विस्तार से बात किया। इससे फर्क यह पड़ता है बेटा कि सूर्य की किरणों का जो आपतन कोण है, ये बहुत निर्णायक भूमिका में होता है। किरणें वही, ऊर्जा वही, उष्मा वही, कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन सिर्फ आपतन कोण खेल खेल लेता है। जहां सूर्य की किरणें सरफेस को 90 डिग्री पर छू रही होती हैं, 90 डिग्री पर, वहां मामला कुछ अलग होता है। और जहां सूर्य की किरणें तिरछी धरातल को छूती हैं, उतनी ही उष्मा लेके फर्क पड़ जाता है। वो डायग्राम से मैंने बताया था आपसे ऐसा क्यों होता है। वैसा इसलिए होता है बेटा, फिर से देख लें। जैसे मैंने कहा था कि मान लो ये 4 किरणें धरती की ओर आ रही हैं, है ना बेटा, और मान लीजिए कि 10 कैलोरी इनकी उष्मा है, देख रहे हैं एकदम 90 डिग्री पे आ रही है। और मान लीजिए कि धरती के सरफेस पे तो पड़ेंगी कहीं ना कहीं, और ये धरती के मान लीजिए कि इतने बड़े एरिया पर पड़ रही हैं। बोले बेटा? तो अब ये जो टेम्परेचर है वो कितना है बेटा? 10 कैलोरी उष्मा इस एरिया पे पड़ रही है। मान लेते हैं कि ये एरिया एक्स है, कोई यूनिट मत दो। तो एक्स एरिया पे 10 कैलोरी उष्मा आ रही है, कम है ज्यादा है वो छोड़ो। लेकिन यही किरणें अगर इंक्लाइन हो गई, यही किरणें अगर झुक गई, तो कहानी तो बदल जाएगी ना बेटा। कितनी उष्मा है इनकी भी? 10 ही कैलोरी उष्मा है, उष्मा में कोई कमी नहीं है। लेकिन खेल अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अलग हो जा रहा है, वो देख लें। वो अलग ये हो जा रहा है कि धरातल पे ये इतनी दूरी पर फैल गई, और मुझे लगता है कि ये 2x दिख रहा है, बोल नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि यूनिट एरिया पे जो टेम्परेचर मिला इस बार, वो 5 कैलोरी मिला। आधी उष्मा हो गई बेटा, जबकि उष्मा आधी नहीं आई थी। उष्मा तो 10 कैलोरी ही आई थी, सिर्फ इंक्लाइन हो जाने की वजह से ये फैल गई दूर तक इलाके पर, और इकाई इलाके पे जो उष्मा मिली, यूनिट एरिया को उष्मा मिली, इसकी तुलना में आधी हो गई, हाँ या ना? तो आप देख रहे हैं इसमें बेईमानी सूर्य की नहीं है, कोई अन्याय सूर्य नहीं कर रहा है। लेकिन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है बेटा? सिर्फ सूर्य की किरणों के आपतन कोण का। तो इस पे हम लोगों ने शायद विस्तार से बात कर लिया था, क्लियर है? और यही कारण था कि विषुवत रेखा पर सूर्यताप सबसे अधिक मिलता है, औसत सूर्यताप, एवरेज टेम्परेचर सबसे अधिक कहां मिलता है बेटा? विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें पूरे साल भर विषुवत रेखा के आसपास ही लंबवत रहती हैं। अभी जो हम एस्ट्रोनॉमी पे बात करेंगे बेटा तो विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन अभी तो इतना समझ लें कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो ज्यादातर विषुवत रेखा के आसपास ही रहती हैं। अरे भाई, एक बार 23.5 उत्तर की ओर जाती है, एक बार 23.5 दक्षिण की ओर जाती है, अमूमन तो इसके बीच में ही रहती है। तो ज्यादातर लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं बेटा? विषुवत रेखा के आसपास। इसलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक औसत सूर्यताप कहां मिलता है बेटा?
विषुवत रेखा। इथोपिया का एक जगह है डलोल, नाम सुना है? इथोपिया अगर पूछे किस महाद्वीप में है तो बता सकते हैं? हाँ, अफ्रीका में है और बिल्कुल विषुवत रेखा पर है बेटा। मैप में घर पे जाके देखिएगा, इथोपिया एकदम इक्वेटोर पे, इसी रेखा पे है। तो इथोपिया का एक जगह है, शहर है जिसका नाम है डलोल। इथोपिया के डलोल में इस पूरी धरती पर सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति होती है। एवरेज टेम्परेचर सबसे अधिक कहां मिलता है बेटा? इथोपिया के डलोल में। तो हम लोगों की बात प्रमाणित भी हो गई कि सर्वाधिक औसत सूर्यताप कहां मिलता है बेटा? विषुवत रेखा के आसपास, और इथोपिया के डलोल में लगभग एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। आप कल्पना करिए कि एवरेज टेम्परेचर मतलब साल भर के हर दिन का औसत तापमान निकालना है तो भी 35 डिग्री आ रहा है एवरेज। तो मुझे लगता किसी दिन तो दंदनाता भी होगा ज्यादा, किसी दिन 35 से भले ही नीचे होगा, लेकिन किसी दिन तो बहुत ज्यादा होगा। सर्वाधिक सूर्यताप जो मिलता है वो विषुवत रेखा पे नहीं मिलता, यानी किसी एक दिन का जो सर्वाधिक सूर्यताप है वो विषुवत रेखा पर नहीं होता, वो 20 अंश उत्तरी अक्षांश पे होता है। लीबिया एक देश है, नाम सुना है? सौभाग्य से ये भी अफ्रीका में है। लीबिया का एक शहर है अजीजिया, वहां अब तक का सर्वाधिक सूर्यताप रिकॉर्ड किया गया है अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री टेम्परेचर होता है। इसके पहले पाकिस्तान में एक जगह थी जैकोबाबाद, यहां सर्वाधिक सूर्यताप किया गया है ना। सबकी चर्चा हम करेंगे बेटा विस्तार से। दूसरा पॉइंट जरा बोलो क्या है? दिन की अवधि, हेडिंग बनाइए। दिन की अवधि, हाँ, तो इसमें बेटा सब मामला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। तो क्या कहा गया बेटा? कल हमने थोड़ा सा बात किया था, उसी के आगे फिर बात करेंगे। यदि दिन की अवधि का मतलब क्या? सूर्य के प्रकाश की अवधि। यदि दिन की अवधि ज्यादा होगी, बड़ी होगी, तो डेफिनेटली सूर्यताप की प्राप्ति ज्यादा होगी। और दिन की अवधि कम होगी तो जाहिर सी बात है कम समय तक सूर्यताप हमको मिला है। सीधी हो चाहे तिरछी हो, उसको तो किनारे करो। लेकिन अगर दिन की अवधि बड़ी होगी तो औसत रूप से सूर्यताप की प्राप्ति ज्यादा हो जाएगी, और दिन की अवधि अगर छोटी होगी तो औसत रूप से सूर्यताप की प्राप्ति कम होगी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण है कि गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ने का कारण। वो सीधी तिरछी तो जो है सो है ही है। एक तो सीधी है, गर्मियों में सूर्य की किरणें लगभग क्या हो रहे हैं बेटा? सीधी आ रही, 90 डिग्री के करीब आ रही हैं। और तुरंत कि सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक एकदम दंदना रहे हैं। अभी 21 जून तक देखिएगा तमाशा। सौभाग्य से जून के महीने में है, 21 जून आ जाने दीजिए, अब देखेंगे डे टू डे आपको दिन बढ़ता हुआ महसूस होगा। अभी तो आप देख रहे हैं 7 बजे तक भी, तो मुझे लगता है दिन रह रहा है। ये फर्क क्यों पड़ रहा है बेटा? दिन की अवधि लिख लें। ग्रीष्म काल में दिन की अवधि, उधर ही बैठे उठे हवा लगती है आपको, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ग्रीष्म काल में दिन की अवधि बड़ी होती है। ग्रीष्म काल में दिन की अवधि क्या होती है बेटा? बड़ी होती है, अधिक होती है, जिसके कारण सूर्य ताप की प्राप्ति की मात्रा अधिक होती है। तो हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं बेटा कि सूर्य ताप की प्राप्ति के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा? तो इसमें एक चर्चा हम लोगों से हो गई सूर्य की किरणों का आपतन कोण, और दूसरी चर्चा हो रही है कि दिन की अवधि। तो दिन की बाकी चीजों को जीरो मान लें, कांस्टेंट मान लें,
तो बाकी चीजें अगर कांस्टेंट हैं तो दिन की अवधि अगर बड़ी होगी तो गर्मी अधिक पड़ेगी, दिन की अवधि अगर छोटी होगी तो गर्मी कम पड़ेगी। ग्रीष्मकाल और शीतकाल में वो लंबवत और तिरछी तो अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह भी पड़ता है, ग्रीष्मकाल में क्या हो रहा है बेटा, 7 बजे तक, और विंटर्स में अरे बड़ी मुश्किल से 8-9 बजे साहब दिखेंगे और 4 बजे ही अपना अटैची उटैची उठा लेंगे कि अब घर जाने वाले हैं, तो दिन की अवधि छोटी हो गई। ये भी एक फैक्टर है। हाँ, तिरछी सीधी होने वाला फैक्टर भी साथ में जुड़ जाता है, उसको छोड़ दीजिए, तो लिख लें। शीतकाल में दिन की अवधि छोटी होती है, शीतकाल में दिन की अवधि क्या होती है बेटा, छोटी होती है। इस कारण भी इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इस कारण भी इसका क्या बेटा, स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। तो तय हो गया बेटा, दो फैक्टर हम लोगों ने देखा, सूर्य की किरणों का आपतन कोण प्रभावित करता है, दूसरा दिन की अवधि। स्वाभाविक है, ये कोई इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ज्यादा देर तक अगर सूर्य की किरणें मिलेंगी धरती ज्यादा गर्म होगी, कम देर तक सूर्य की किरणें मिलेगी धरती कम गर्म होगी। गर्मी में दो चीजें हो जाती हैं, एक तो सीधी, ऊपर से अवधि भी बड़ी, तो डेफिनेटली गर्मी ज्यादा पड़ने का सबसे बड़ा कारण है। जाड़े में एक तो तिरछी और एक दिन की अवधि भी छोटी, इससे शीतकाल में सूर्यताप की प्राप्ति की मात्रा कम हो जाती है। आगे बेटा, तीसरा क्या था बेटा, बोलो। हाँ लिखें, अगला बेटा, वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। वायुमंडल की क्या बेटा, पारदर्शिता। थोड़ा पीछे बैठते बेटा तो बोर्ड दिखता साफ, है ना, बाधित हो जा रहा है। अब वहां बैठे, हवा हवा भी लगेगी, थोड़ा बोर्ड भी दिखेगा साफ। अब वहीं बैठ जाए। वायुमंडल की क्या बेटा, पारदर्शिता। इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझिए। भूगोल का जो सिद्धांत हम लोगों ने अब तक पढ़ा समझा, वो ये बता रहा है कि सबसे अधिक गर्मी पड़नी चाहिए विषुवत रेखा पर। क्यों? क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा के इर्द गिर्द ही ज्यादा रहती है, तो सर्वाधिक सूर्यताप कहां मिलना चाहिए, विषुवत रेखा पर। लेकिन किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप विषुवत रेखा पर नहीं मिलता, माने किसी पर्टिकुलर दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो विषुवत रेखा पे नहीं आता, वो 20 अंश अक्षांशों पे मिलता है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलता है, और स्पेशली 20 अंश उत्तरी अक्षांश पे मिलता है। ऐसा क्यों हो जाता है? अरे भूगोल तो ये कह रहा है कि सबसे अरे भाई एक बताओ, कम से कम साल का 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत होती है, तो उस दिन तो सबसे अधिक तापमान मिल जाना चाहिए था। मेरी बात पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। पूरी धरती पर किसी न किसी स्थान पे किसी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर तो रिकॉर्ड होता ही होगा। पूरी धरती पे पूरे साल भर में कोई ना कोई दिन तो ऐसा आता ही होगा जिस दिन उस स्थान का तापमान धरती पर सबसे अधिक होगा। यह तापमान तो विषुवत रेखा पे दिखना चाहिए, वो कहीं दिखे, लेकिन भूगोल का सिद्धांत ये कह रहा है कि ये दिखना चाहिए विषुवत रेखा पर, लेकिन वो स्थान विषुवत रेखा पे नहीं दिखता, सामान्य रूप से 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पे दिखता, वो भी दक्षिणी पे नहीं दिखता। तो दोनों का उत्तर बेटा तलाशना होगा तार्किक आधार पर। हाँ कोशिश करो बेटा। ना ना ना, ना। अरे भाई, तिरछी विषुवत रेखा पे तो अमूमन साल भर सीधी रहती है, और कम से कम 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को तो एकदम विषुवत रेखा पर ही होते हैं, विषुव होता है, तो उस दिन का तो सबसे अधिक रिकॉर्ड। पूरे साल भर की बात कर रहे हैं, एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे साल भर 365 दिन पे कोई ना कोई दिन किसी न किसी जगह का सबसे हाई टेम्परेचर तो रिकॉर्ड होता ही होगा।
जैसे हम लोगों का हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाता है मई जून में, हो जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग महीने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी देश का कोई ना कोई महीना, कोई ना कोई दिन तो ऐसा होगा जहां का टेम्परेचर पूरी धरती पे साल भर के किसी स्थान के तापमान से ज्यादा होता होगा। वो स्थान कहाँ होना चाहिए था? विषुवत रेखा पे होना चाहिए था, जो नहीं होता। वो स्थान 20 अंश अक्षांशों पे होता, रोज नहीं होता। अरे रोज कैसे होगा बेटा? 20 अंश अक्षांश पे सूर्य की किरणें रोज लंबवत थोड़ी होती हैं। हाँ, लेकिन एक दिन जरूर होती होंगी, जब कर्क संक्रांति की तरफ बढ़ रहे होते होंगे तो 20 अंश अक्षांशों पे वो दिन जरूर आता होगा जिस दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती होंगी, और शायद वही दिन होगा जब वहां दुनिया का सबसे सर्वाधिक सूर्यताप रिकॉर्ड किया जाता होगा। लेकिन ऐसा तो कर्क रेखा पर भी हो जाना चाहिए, मकर रेखा पर भी हो जाना चाहिए, विषुवत रेखा पर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि विषुवत रेखा पर भी सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, मकर रेखा पर भी लंबवत होती हैं। लेकिन यह सौभाग्य खाली कर्क रेखा के आसपास मिलता है। गंभीर प्रश्न है। अवधारणाएं बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन प्रश्न बहुत बड़ा है, और भूगोल बिना समझे इसका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आखिर 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों पे भी तो हो जाना चाहिए, अगर 20 अंश उत्तरी पे हो रहा है तो। दूसरा कारण यह है, आप मैप अगर देखो तो दक्षिणी गोलार्ध में सागरों की अधिकता है। भाई इतना तो कम से कम भूगोल देखेंगे। आप विषुवत रेखा के अगर नीचे को आप बढ़ोगे तो आप देखेंगे सागर अधिक है, स्थल कम है। और सागरों की एक प्रॉपर्टी है, पानी की एक प्रॉपर्टी, अति नहीं होने देते। उनको ऊपर वाले ने ठेका दिया कि भैया देखो अति कोई करने ना पाए, कोई भले करे साहब ना करने पाए। एक बात मुझे बताइए, लू तो दक्षिण भारत में चलनी चाहिए। अरे भैया जी, वो विषुवत रेखा से दक्षिण और वो कर्क रेखा से दक्षिण की ओर है ना, बोल नहीं रहे? तो सबसे अधिक गर्मी तो साउथ में पड़नी चाहिए ना, लू उनके यहां चलनी चाहिए ना। देख लो, अरे भाई भारत जो है ना, देख लो, हम लोग तो कर्क रेखा से ऊपर हैं बेटा, और सूर्य की लंबवत किरणों की रेंज यहीं तक है। यहां तो सूर्य की किरणें कभी न कभी लंबवत होती ही हैं, तो भीषण गर्मी तो इस इलाके में होनी चाहिए। किधर? दक्षिण भारत में। लू वगैरह वहां चलनी चाहिए, लू हमारे यहां चलती है उत्तर भारत में। तब जबकि हम कर्क रेखा से उत्तर क्यों है? यहां तो सूर्य की किरणें एकदम से लंबवत होती भी नहीं, और यहां तो कभी ना कभी लंबवत जरूर होती होंगी। बेंगलोर में कोई ना कोई दिन आता होगा सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, चेन्नई में लंबवत होती होंगी, कोयम्बटूर में लंबवत होती होंगी। हमारे यहां तो कभी नहीं होती, लेकिन राजस्थान में होती है क्या लंबवत? नहीं। लेकिन भयंकर टेम्परेचर कहां रिकॉर्ड किया जाता है? राजस्थान के आसपास, भारत में कम से कम। ये क्या इश्यू है बेटा? ये क्या मामला है? दिख रहा है मामला, आंख से देखिए ना। पूरे प्रायद्वीपीय भारत को सागर ने घेर के बैठा हुआ है, पूरा दक्षिण भारत को तीन ओर से सागर ने घेरा है, और सागर ने चेतावनी दी है सूर्य को कि थोड़ा औकात में रहिएगा, मेरा इलाका है ना। और जैसे टेम्परेचर रेस करते हैं सागर वैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। वो जैसे तापमान बढ़ाते हैं सागर टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि ठंडी हवाएं स्थलों की ओर झपट पड़ती हैं और टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। यहां सूर्य जब अपनी गर्मी बढ़ाता है, भले ही उतना ना बढ़ाता हो, लेकिन गर्मी जब बढ़ाता है तो उत्तर भारत के टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करने वाले लोग नहीं उपस्थित हैं, मददगार नहीं है यहां, इससे टेम्परेचर यहां बढ़ जाता है। बस वही कारण है बेटा पूरे विश्व का। साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी अधिक है, बोल नहीं रहे हो, स्थल कम है, तो टेम्परेचर तो यहां भी बढ़ता है, लेकिन इस टेम्परेचर को सागर न्यूट्रलाइज कर लेता है, मैनेज करता है। लेकिन 20 अंश उत्तरी अक्षांशों में जब चले जाएंगे ऊपर की ओर, तो वहां सागर कम है, स्थल अधिक है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है बेतहासा तो उसे कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इसलिए हाई टेम्परेचर वहीं रिकॉर्ड होता है। लेकिन विषुवत रेखा पे तो होना चाहिए था। यहां मामला क्यों गड़बड़ है? यहां मामला इसलिए गड़बड़ है, आगे पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, कि भूगोल में उसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन, विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर
5 डिग्री दक्षिण, इसको ज्योग्राफी में कहा जाता है विषुवतीय क्षेत्र। इसकी कुछ खासियत है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ रोज बारिश होती है, प्रतिदिन 365/365। एक महीना नागा नहीं होता। साल का कोई महीना ऐसा आपको नहीं मिलेगा विषुवत रेखा पे जिस महीने में बारिश नहीं होती। लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा क्या करती है, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगी, तापमान को क्या करेगी। अरे आप भी क्या देख लो ना, बारिश वारिश हो जाती है तो बादल वादल आ जाते, बड़ा अच्छा महसूस होता है ना। रह रह के बीच बीच में हो जा रहा है ऐसा। और जहां प्रतिदिन ऐसा होगा, सूर्यताप को आने देंगे? बादल होंगे ना। सूर्यताप विषुवत रेखा पे आता है सबसे अधिक सूर्यताप विषुवत रेखा की ओर आता है। दुर्भाग्य से मिल नहीं पाता क्योंकि रास्ते में कोई छाता लगा दिया है। यानी जो क्लाउड है ना, अरे बारिश होगी बेटा तो बादल होंगे। और बादलों को हल्के मत लेना। ये 27% सूर्यताप को बाधित करते हैं एवरेज। यानी धरती की ओर आने वाले सूर्यताप के 27% हिस्से को ये रोक लेते हैं बेटा, बाधित करते, तो हल्के में मत लेना। तो विषुवत रेखा की ओर सबसे अधिक सूर्यताप आता जरूर है, लेकिन विषुवत रेखा पे सर्वाधिक सूर्यताप मिल नहीं पाता क्योंकि इसके लिए सूर्य दोषी नहीं है। इसके लिए लोकल क्लाइमेट दोषी है, जो प्रतिदिन यहाँ पे वर्षा होती है। अब 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पे ऐसा क्यों नहीं होता? 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पे बारिश ही नहीं होती। अगर भूगोल कभी आपने ABCD पढ़ा है तो दुनिया के जितने बड़े मरुस्थल हैं वो 20 अंश अक्षांशों पे हैं। क्यों नहीं होती बारिश? अब ये मत पूछना कि काहे नहीं होती, ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे। अभी आर्द्रता वर्षण वगैरह आएगा तो हम चर्चा करेंगे। वहां बारिश नहीं होती तो वहां साल भर तो लंबत नहीं पड़ती, लेकिन किसी दिन तो लंबत पड़ती है ना। जिस दिन लंबत पड़ती है, दनाता हुआ सूर्यताप आता है और कोई नहीं रोकने वाला होता, कोई बाधित नहीं करता। वहां का वायुमंडल लगभग पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और सूर्यताप दनाते हुए धरती पे आता है, भीषण गर्मी कर देता है। साल भर नहीं, किसी एक दिन टेम्परेचर बहुत बढ़ा देता है क्योंकि उस टेम्परेचर को कोई रोक नहीं पाता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि 20 अंश अक्षांशों पर ही है लीबिया का अजीजिया। यहां दुनिया का सर्वाधिक सूर्यताप रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सर्वाधिक औसत सूर्यताप, एवरेज सूर्यताप, वो तो विषुवत रेखा पे ही अधिक आता। सब भले नहीं आता, लेकिन साल भर आता है तो औसत ज्यादा। ऐसे समझो कि जैसे कोई आदमी आपसे पूछे कि अच्छा एक बताइए, किसी दिन सबसे ज्यादा पैसा आपको कब मिला? जैसे क्लर्क हैं, नौकरी करता है, ये लोग कुछ पाते वाते रहते हैं ना, तो किसी क्लर्क से पूछा गया कि भैया किसी एक दिन आपको सबसे अधिक घूस कितना मिला था? तो कह रहा है कि मुझे सबसे अधिक एक दिन जो घूस मिला था 50,000 मिला था। ठीक है। फिर दूसरे क्लर्क से पूछा गया पूरे साल भर मिला के आप कितना पाए घूस लिए? इस सबसे अधिक में तो बाजी ये मार ले गए, बता रहे हैं कि एक दिन मुझे 50,000 मिला था। फिर दूसरे क्लर्क से पूछा गया भैया आपको साल भर में कितना घूस मिला? अधिकतम न्यूनतम बात नहीं कर रहे, टोटल। तो उसने कहा 10 लाख मिला साल भर मिला के। अब इनसे पूछा गया जो एक दिन सबसे ज्यादा लिए थे, आपको साल भर में कुल कितना मिला? कहा 50,000। वही एक दिन जो ज्यादा मिला था वही रह गया, बाकी कुछ मिला ही नहीं। तो यही हाल है 20 अंश अक्षांशों का। एक दिन तो मिलता है, जम के मिलता है, साल भर नहीं मिलता। विषुवत रेखा पे भले उनसे कम मिलता है, लेकिन साल भर मिलता है। तो एवरेज टेम्परेचर अधिक कहां आता है बेटा? देख ले। भूगोल के सिद्धांतों के अनुसार सर्वाधिक सूर्यताप, भूगोल के सिद्धांतों के अनुसार सर्वाधिक सूर्यताप कहां बेटा? विषुवत रेखा पर प्राप्त होना चाहिए। सहमत है? अब तक जो पढ़ा लिखा बेटा, सर्वाधिक सूर्यताप कहां बेटा? विषुवत रेखा पर प्राप्त होना चाहिए।
परंतु परंतु किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप परंतु किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी दिन का, वो दिन साल भर में कोई भी हो सकता है। किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पर प्राप्त होता है, 20 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर, यानी विषुवत रेखा से उत्तर की ओर प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ, लिखें, जबकि सर्वाधिक औसत सूर्यताप, जबकि सर्वाधिक औसत सूर्यताप कहां बेटा, विषुवत रेखा पर ही प्राप्त होता है, ये सही है। जबकि सर्वाधिक औसत सूर्यताप कहां बेटा, विषुवत रेखा पर प्राप्त होता है। ठीक है, एक नोट बनाइए बेटा, एक तथ्य लिख लीजिए, हो सकता है परीक्षा में काम आए। लिखें, किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप, किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित, मैप में जाके देखिएगा बेटा, घर पे जरूर देख लीजिएगा। किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित लीबिया के अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया। लीबिया के अजीजिया जगह का नाम है, लीबिया के अजीजिया, लिख दें, सुनाई दे रहा है ना, लीबिया के अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया, 58 to 60 डिग्री सेल्सियस। ये धरती पे रिकॉर्ड होने वाला सर्वाधिक सूर्यताप है बेटा, क्लियर है? किसी दिन का 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक सूर्यताप रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसमें थोड़ा गतिरोध है, वो भी सुन लो। और जैसे किसी पुरानी किताब में देखोगे तो उसमें मिलेगा पाकिस्तान की जैकोबाबाद, है ना, लेकिन यहां जो रिकॉर्ड किया गया, अच्छा एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान का जैकोबाबाद भी 20 अंश अक्षांश पर ही है, ये भी जाके देख लेना। तो 20 अंश अक्षांश वाली बात तो सही है, लेकिन 20 अंश अक्षांश पे हर जगह एक बराबर टेम्परेचर हो ये जरूरी नहीं है, कम ज्यादा तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के जैकोबाबाद की बात कर रहे हो तो ये भी 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर ही है। लीबिया का जो अजीजिया है वो भी 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो उस कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक्चुअल में वैज्ञानिक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का तरीका है, माने जिस तरीके से टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा गतिरोध है। कहते हैं कि लीबिया के अजीजिया में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया उसमें मानक तरीके का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अभी माना जाता है कि सबसे अधिक टेम्परेचर लीबिया के अजीजिया में रिकॉर्ड होता है। क्लियर है बेटा? लिखें, जबकि सर्वाधिक औसत सूर्यताप, जबकि सर्वाधिक औसत सूर्यताप इथोपिया के डलोल, डलोल ब्रैकेट में लिखिए 35 डिग्री सेल्सियस, मापा गया है, मेजर किया गया है। इथोपिया के डलोल में 35 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, मेजर किया गया है। और ये कहां है बेटा? एकदम विषुवत रेखा पे। मैप जाके देखिएगा, मैप में खोलिएगा इथोपिया, ऑक्सफोर्ड मैकमिलन कोई मैप हो तो उसमें देखिएगा इथोपिया और उसमें देखिएगा डलोल, एकदम विषुवत रेखा पर है। क्लियर है बेटा? और लीबिया का अजीजिया 20 अंश अक्षांश पे है। अब प्रश्न यह है बेटा कि सर्वाधिक सूर्यताप तो विषुवत रेखा पर होना चाहिए,
एवरेज भी ज्यादा होना चाहिए और किसी दिन का भी ज्यादा होना चाहिए। सिद्धांत तो यही कह रहा है, लेकिन एवरेज में बाजी तो मार ले जाता है विषुवत रेखा, लेकिन किसी दिन के मैक्सिमम में पिछड़ जाता है 20 अंश अक्षांशों से। तो उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन ये है कि विषुवत रेखा पे प्रतिदिन बारिश होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, और बारिश के लिए क्लाउड जरूरी होंगे, बादल जरूरी होंगे, और ये बादल सूर्यताप को बाधित करते हैं। तो जितना सूर्यताप विषुवत रेखा को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाते। क्लियर है बेटा? इसलिए यहां किसी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर तो नहीं रिकॉर्ड होगा। 20 अंश उत्तरी अक्षांश पे बादल जो होता है होते ही नहीं, यानी वहां वर्षा का कहीं नामो निशान कभी होता ही नहीं। आकाश एकदम स्वच्छ होता है, एक दिन ही ज्यादा आता है, लेकिन वो सब का सब धरातल तक पहुंच जाता है, इसलिए वहां का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। देख लो बेटा, विषुवत रेखा पे सर्वाधिक सूर्यताप रिकॉर्ड होना चाहिए, सिद्धांत तो यही कह रहा है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? भूगोल तो कह रहा है ना, बोले बेटा। परंतु प्रतिदिन वर्षा तथा बादलों के कारण प्रतिदिन की वर्षा तथा बादलों के कारण ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता बेटा? क्योंकि ये सूर्यताप को बाधित कर देते हैं, रोक लेते हैं, है ना बेटा? लिखें, क्योंकि इनके कारण सूर्यताप बाधित होता है। सूर्य प्रताप बेटा समझ आ रहा है? क्वेश्चन का जवाब तो नहीं अभी देंगे बेटा, बाद में। क्लियर है? हम इधर भी हमारे मित्र हैं तो उनकी भी कुछ समस्या देखनी होगी। तो ये कहा जाता है बेटा कि विषुवत रेखा पे सर्वाधिक सूर्यताप होना चाहिए, नहीं होता। 20 अंश पे सर्वाधिक सूर्यताप क्यों हो जाता वो भी लिख लो। लिखें, 20 अंश अक्षांशों पे, सॉरी 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 सेंटेंस ठीक करो, 20 अंश उत्तरी अक्षांश पे सर, ये सब सिविल सर्विसेज के लिए बेटा घेर घार के पूछेंगे ऐसे ही, तो उसके लिए आप ज्यादा मजबूत रहेंगे। यूपी पीसीएस में तो हो सकता है सबसे ऊंची पहाड़ी ही पूछ लें भारत की महान परीक्षा है धरती की। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सिविल सर्विसेज में भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो समझना है उधर डायमेंशन रखें। रटंत विद्या वाले यूपी पीसीएस में सफल हो सकते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं होगा गुजारा। सिविल सर्विसेज में अगर परीक्षा के 2-4 दिन पहले भी नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अवधारणाएं पूछते हैं। और अगर आपकी अवधारणाएं स्पष्ट है ना बेटा, तो जितना कंफर्टेबल परीक्षा सिविल की होगी आपकी, उतनी कोई नहीं होगी। ये एकदम आरामदेह परीक्षा होती है, मस्ती में जाइए, है ना, एकदम टपोरी स्टाइल में जाओ देखने वाले को लगे यार ये पढ़ने उढ़ने वाला आदमी तो नहीं लग रहा है, और आप ही का रिजल्ट होगा। वो जो लाइब्रेरी लेके चले जाते हैं ना परीक्षाओं में, देखा होगा, अरे हम तो एकदम परेशान हो जाते हैं, इतनी किताब उताब लादे फांदे, सेंटर पे चले जाते हैं आधे घंटे पहले। अरे आधे घंटे में क्या बना बिगाड़ लोगे? एकदम इधर हाँफ रहे हैं, उधर हाँफ रहे हैं, ये किताब खोज रहे हैं, वो पलट रहे हैं। अरे भैया, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, जाइए चुपचाप हाथ झुलाते हुए, डरिए मत। डर लगता है आपको भी, हमें भी, सबको डर लगता है, डरना ही चाहिए, लेकिन डरिए मत, भरोसा रखिए। अगर आपने पढ़ा है तो आप लोगों से बेहतर जरूर करेंगे। मुझे एक घटना याद है बेटा, वो शेयर कर ले। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की परीक्षा दे रहे थे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीएससी है, पीसीएम है, वो बड़ा टफ माना जाता है, रिजल्ट बहुत बुरा आता था। अब पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं मालूम। तो परीक्षा दे रहे थे, हमारे सामने बैठे थे हमारे एक बड़े अभिन्न मित्र थे, बड़े अच्छे विद्यार्थी थे, टॉपर्स थे।
तो उनका फर्स्ट ईयर में बड़ा अच्छा मार्क्स मिला था, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉपर थे फर्स्ट ईयर में। तो अब इस तरह के रिजल्ट आपके ऊपर एक प्रेशर बनाते हैं, नहीं बनाते? यार फर्स्ट ईयर का टॉपर हो, सेकेंड ईयर में ना गड़बड़ा जाए, ये अनावश्यक दबाव रहता है आपके ऊपर। एक बच्चा जो पिछले साल प्री क्वालिफाई किया है, इस साल जब परीक्षा देने जाता है तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है, यार इस साल ना गड़बड़ा जाए, तो नाक कट जाएगी, तो नाक बचानी है, नाक भी बचानी है, तो अनावश्यक प्रेशर में रहते हैं। और जो कभी प्री क्वालिफाई ही नहीं किया, हाथ झुलाते हुए जाएगा ना, हो कहाँ ये हुआ अब तक, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। तो कभी कभी बिना प्रेशर से आप बढ़िया काम करते हैं। हुआ क्या, वो हमारे मित्र हमारे आगे बैठे थे, परीक्षा अभी 15-20 मिनट में शुरू होनी थी, तो मैंने देखा वो अंतरिक्ष में कहीं खो गए। और कहाँ खो गए मुझे पता है, वो सोच रहे थे फार्मूला, और बड़ा बड़े फार्मूले वगैरह होते हैं ना बेटा, बीएससी वगैरह में डायनेमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, 72 तो फार्मूला ही तो पूरी दुनिया ही है। तो मुझे लगता है वो खाली यही सोच रहे थे कि वो फार्मूला, ये फार्मूला, यही सब चल रहा था, मुझे लग रहा था। मैं एकदम मस्त था। अरे याद आएगा ना, जब क्वेश्चन दिखेगा तो याद आएगा, अभी से क्या याद करना। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा टॉपर था, मैं एवरेज था, वो टॉपर थे भैया, तो उनके ऊपर प्रेशर था, मेरे ऊपर तो प्रेशर नहीं था। मैं तो श्योर था कि मैं तो काम चलाने लायक कर ही लूंगा, लेकिन उनके लिए प्रेशर ये था कि उनको फिर दिखाना है, कहीं दूसरे नंबर पर ना आ जाए। बैठे बैठे लगे रोने जोर जोर से। हम भैया कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, एकदम जोर से दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। मुझे लगा कोई कीड़ा उड़ा काट लिया या क्या हो गया, ऐसे अचानक बैठे बैठे आप कैसे रोने लगोगे जोर जोर से भाई, अचानक कोई घटना हुई होगी। तो मैं भी घबरा गया, पूरा क्लास घबरा गया, कह रही इसको क्या हो गया, एकदम से जोर जोर से, छोटे बच्चे जैसे रोते हैं वैसे। तो चूंकि हमारे करीबी थे, हम कंधे पे हाथ उतर के, हमको क्या हो गया भाई, पेट और दर्द कर रहा है। हाँ, रोना जिस हिसाब से शुरू किया उसी ये मालूम चला अचानक कोई चीज हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पेट नहीं दर्द कर रहा है, हमका सर दर्द कर रहा है, कहे नहीं, हमका फिर कहा सब भूल गए। अब उनको ये था कि वो कहे सब मैं भूल गया जो मैं पढ़ा था, अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अब ये होता ये है बेटा कि कभी कभी आप अनावश्यक दिमाग को जब एकदम प्रेशर डालने रहते हो ना, अनावश्यक, घर से निकले नहीं फार्मूला याद करते हुए चल रहे, सब रिवाइज कर रहे हैं फार्मूला। दिमाग एक सिस्टम है, बहुत तंग मत करो, नहीं तो अचानक हैंग कर सकता है। उनका दिमाग हैंग कर गया थोड़ी देर के लिए, कि जहां है वहीं रुक जाओ, अब कुछ आगे पीछे नहीं होगा। तो हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो माने दहाड़े मार मार के जो रो रहे हो, इसे सिस्टम रीस्टार्ट नहीं होगा। हमका चुपचाप जाइए, बाहर पानी वानी पीजिए, मुंह धुल लीजिए। तो गए वो बाहर, पानी वानी पीऊ के आए, तो कहे कि यार मनोज भाई कुछ याद नहीं आ रहा है हमको, कोई फार्मूला ही दिमाग में नहीं आ रहा है। हमको सब याद आ जाएगा, बस पेपर आने दीजिए सामने, ठीक है। जैसे प्रश्न पत्र आएगा, अब दिमाग ढेर सारी वाहियात चीजों से हटके एक पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट करेगा। अभी तो दुनिया भर की चीजें दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन जब पेपर आपके सामने आएगा तो अब दिमाग उधर से हट जाएगा और पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करेगा। और आपने मेहनत किया है, आपने परिश्रम किया है, सब याद आएगा। मैं आपके पीछे बैठा हूं, पूरे भरोसे से कह रहा हूं। और नहीं याद आएगा तो हम है ना, भाई टॉपर भले नहीं है लेकिन हम थोड़ी सी आपकी मदद तो कर ही देंगे। ऐसा नहीं हुआ, फिर उन्होंने टॉप किया। तो देखो, अगर आपने पढ़ा है तो याद तो आएगा ही, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मेहनत किया है, परिश्रम किया, हाँ थोड़ी देर के लिए डर लग सकता है, भय लग सकता है, क्योंकि दिमागी है ना बेटा, आप एकदम आखिरी तंग कर रहे हो। बैठो चुपचाप, पेपर आने दो, मान ही नहीं रहे हैं, सब फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं, उसी में शट डाउन हो गया। सिस्टम शट डाउन हो गया, उसी में घबरा गए। घबराना नहीं है बेटा, चले इसको थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा, मुश्किल नहीं है, समझने की चीज है। बार बार हम कल को पूछेगा कथन कारण में कि 20 अंश उत्तरीय अक्षांश पे सर्वाधिक शुद्धता की प्राप्ति होती है, ए और आर तबाही मचा देगा आपकी, जबकि कोई दम नहीं है प्रश्न।
तथ्य अगर आपने पढ़ा है तो ये कह देंगे ए वाला सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अब आर वाला पकड़ो ना, वो क्या कह रहा है, उतने में आपकी तबाही मचा देगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा रट के किया ही नहीं जा सकता, और इसीलिए आप देखते हैं ए आर वाले क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। भूगोल में भी, इतिहास में भी, अर्थव्यवस्था में भी, साइंस में भी, हर जगह ए आर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसके लिए तैयार रहो। अब इसमें यह समझना है बेटा कि 20 अंश उत्तरी अक्षांश पे तापमान सिर्फ इसलिए बढ़ता है कि 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पे टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए आसपास सागरों का अभाव है। और भी कारण है, वो हम अभी नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो सब ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ परेशान हो जाएंगे। 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पे या 20 अंश अक्षांशों पे वर्ष भर प्रति चक्रवात की स्थिति बनी होती है, एंटी साइक्लोन की स्थिति होती है। क्लियर है बेटा? और अगर प्रति चक्रवात की स्थिति बनी है तो आकाश स्वच्छ रहता है, बारिश नहीं होगी। अगर क्लाउड गलती से आओ भी गए, उड़ा के दूर भेज दिए जाते हैं। ये पूरा मौसम एकदम स्वच्छ रहता है, सूर्यताप जो भी आता है वो धरातल तक पहुंच जाता है। 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों पे भी माहौल यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों पे सागर मुस्तैद है, हाई अलर्ट पे हैं, और सागर तो खुल्लम खुला चैलेंज करते हैं कि जरा मेरे सामने टेम्परेचर बढ़ा के और चाहे घटा के दोनों दिखा दो। बढ़ाओगे तो बढ़ाने नहीं देंगे, घटाओगे तो घटाने नहीं देंगे। कभी बंबई जाके देखिएगा, गए भी होंगे तो जितने कोस्टल एरिया के सिटी आपको मिलेंगे वहां आप देखोगे कि पूरे वर्ष भर टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है। अब मुझे लगता है बंबई में एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो लोगों ने कहा था यहाँ विंटर में स्वेटर नहीं पहनता कोई। वहाँ थोड़ी सी ठंड रहती है, हल्की ठंड रहती है, मजा आता है, लेकिन वहाँ स्वेटर पहनने की नौबत नहीं आती। अगर अक्षांश की बात करें तो बंबई का अक्षांश तो यही है ना बेटा, यही है ना। और यहाँ जाके देखो मध्य प्रदेश में क्या हाल हो रहा है, या बाकी जगहों पे देखो क्या हाल हो रहा है। आखिर क्या है भाई बंबई में? दिग्वचन का वहाँ फिल्म सिटी है सर। हाँ थोड़ा सा, तो आखिर फिल्म सिटी से इससे क्या लेना देना भाई? नहीं, वो भारत का एक शहर है बेटा, मुझे लगता है कि बहुत प्रचलित शहर है, हर कोई जानता है, बैंगलोर। पूरे शहर को एयर कंडीशन सिटी कहा जाता है तब जब वो दक्षिण की ओर है, तब जब वो ट्रॉपिकल जोन में है, उष्ण कटिबंधों में है, टेम्परेचर बेतहासा होना चाहिए कभी ना कभी। लेकिन बैंगलोर का साल भर का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट होता है। आप मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, हमारे यहाँ तो धूप में चलना बड़ा मुसीबत हो जाती है, बहुत धूप लगने लगती है। बैंगलोर में धूप में चलने में बहुत असुविधा नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ भी जून के महीने में आप 10 मिनट धूप में निकल जाओ तो बड़ी तकलीफ होती है, ऐसा बैंगलोर में नहीं होगा। उसको भारत की एयर कंडीशन सिटी कहा जाता है। टेम्परेचर जरा टीवी पे देखिएगा, बड़े शहरों का टेम्परेचर दिखाता है, तो हम लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं तो हम लोग अपना निशाना साधेंगे ना, हर शहरों का टेम्परेचर देखते चलेंगे कि भाई यहाँ का टेम्परेचर ऐसा क्यों है, वहाँ का क्यों है, और थोड़ा भूगोल से कोरिलेट करके देखेंगे कि भाई ऐसा है तो होना चाहिए था। बेंगलोर का टेम्परेचर देख के आप चौंक जाएंगे कि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ टेम्परेचर तो ज्यादा होना। चेन्नई का भी टेम्परेचर, तो कारण सिर्फ ये है बेटा कि वो ऐसी सिचुएशन पे है कि सागर एकदम दोनों तरफ मुस्तैद है, और इसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे और घटने भी नहीं देंगे। बढ़ने को रोक रहे हैं, बात समझ में आती है, घटने को कैसे रोकते हैं? तो थोड़ा धैर्य रखना बेटा, हम सब आपको समझा ले जाएंगे, क्योंकि सही वक्त पे सही चीजें ही बताना उचित है। अभी अनावश्यक कूद फाद करना, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हैं, कोई पृथक पृथक चीजें नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे पास एक सिस्टम है आपको बताने का, मेरे दिमाग में है आइडिया मैं कैसे बात करूंगा, हम उसी क्रम में आपको बताएंगे और सब क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा। आगे बढ़े, एक नोट बना लें बेटा, फिर से एक नोट बनाइए। नोट ही बनाया है बस वही, अच्छा वाक्य अधूरा हो गया है। 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पे किसी दिन का सर्वाधिक सूर्यताप रिकॉर्ड किया जाता है।
तो जगह का नाम लिखे हो कि नहीं अभी? इथोपिया का डलोल है बेटा, ठीक है। अब ये प्रश्न तो खुद ही मन में आएगा कि अगर 20 अंश इधर तो 20 अंश इधर का है नहीं, दोनों की सिचुएशन तो एक ही है ना बेटा, कभी न कभी वो सिचुएशन तो आएगी ना, तो वो जरा लिखना पड़ेगा बेटा। एक नोट बना लो, नोट बना के जस्टिफाई करते हैं, प्रश्न लिखेंगे बेटा, है ना, यानी हम क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें क्या कारण है कि, अब ये मेंस में आ जाएगा सीधे सीधे, क्या कारण है कि 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पर ही सर्वाधिक सूर्यताप रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों पर नहीं, जबकि 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों पे नहीं। बोलो बेटा, अच्छा प्रश्न है ना? नहीं, कहीं कोई इसमें दम नहीं है, बेदम प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में जब पूछेंगे तो आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। ये प्री में भी पूछेंगे घुमा फिरा के, और मेंस का तो एक बिल्कुल पेट क्वेश्चन है, और इसको बहुत लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 40-50 शब्द में लिखना पड़ेगा, कम से कम 50 शब्द में लिखवाएगा कि आप लिख के बताइए ऐसा क्यों है, तो बता देंगे कि 20 अंश उत्तरी अक्षांशों की ओर स्थल और जल के बंटवारे में स्थल भारी पड़ जाते हैं, और 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों में स्थल और जल के बंटवारे में जल भारी पड़ जाता है। और पानी की प्रॉपर्टी है, जानते हो क्या? न तेजी से गर्म होंगे, न तेजी से गर्म होंगे, न तेजी से ठंडे होंगे, और स्थल उसके एकदम उलट बिहेव करते हैं, तेजी से गर्म हो जाते हैं और तेजी से ठंडे हो जाते हैं। तो अब क्या होगा? गर्मी पड़ेगी, अरे गर्मी तो पड़ेगी ही भाई, 20 अंश दक्षिणी अक्षांशों पे ही, यानी सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो जिस पोजीशन के उत्तरी अक्षांश पे था उसी पोजीशन पे आएगा दक्षिणी अक्षांश पे, साउथ वर्ल्ड होगा तो जाहिर सी बात है गर्मी तो उतनी ही देगा जितनी उसने उत्तरी गोलार्ध में दिया था। अब गर्मी जब दक्षिणी अक्षांश पे वो उतनी देना शुरू करेगा तो स्थल तेजी से गर्म हो जाएंगे, प्रॉपर्टी है। सागर उतनी तेजी से गर्म नहीं होंगे, स्थलों की तुलना में थोड़े से ठंडे रहेंगे, बस यही कहानी बिगाड़ देगा। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे वायुदाब कम होता है, और जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे वायुदाब अधिक होता है, और अधिक वायुदाब से कम वायुदाब के ओर पवन चल पड़ता है। सागरों से हवाएं निकल पड़ती हैं अपनी मंजिल की ओर, और उनकी मंजिल होती है स्थल, और सागरों की ठंडी हवाएं जब स्थलों में प्रवेश करती हैं तो कहती कहाँ गए सूरज कहीं आता पता नहीं, वो कहते हैं हम टेम्परेचर कम करेंगे, और कम कर देते हैं, टेम्परेचर न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर है बेटा? लिख लें, हम संक्षेप में लिखाएंगे, आप डिस्क्राइब करके डिटेल चले जाइएगा, हमने आपको बता दिया। लिख लें, उत्तरी गोलार्ध में स्थलों की अधिकता है, उत्तरी गोलार्ध में किसकी बेटा? स्थलों की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सागरों की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किसकी बेटा? सागरों की अधिकता है। तो काम चल जाएगा इतने से, बोल नहीं रहे, फिर डिस्क्राइब करें डिटेल में। देखो नोट्स वोट्स ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा नोट हम ही समझ पाए, कोई अगर नोट्स वोट्स गलती से मांग भी ले तो छटपटाए देखे कि ये क्या मतलब है इसका भाई, तो नहीं, देखो जो नोट्स है हम लोगों का ना बेटा, वही हम लोगों का सब कुछ है ना? सारी चीजें हम सबके साथ अगर शेयर कर लेंगे तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? लोगों से हमें बेहतर करना है, और लोगों से बेहतर तभी होगा जब हम लोगों से बेहतर पढ़ेंगे। सारी चीजें आप सार्वजनिक कर दोगे, पब्लिक कर दोगे। इलाहाबाद में 12 साल मेरा जीवन बीता विद्यार्थी जीवन के रूप में।
ग्रेजुएशन वगैरह सब वहीं से किया। वहां बच्चे एक मामले में बहुत बदमाश है, वो अपना स्टडी मटेरियल किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। यानी वो किताब दे देंगे, बुक्स मांगोगे फलाना किताब है तो दे देगा वो, लेकिन जो पर्सनल अपना नोट्स बनाया है कोई ना, वो नहीं देगा आपको। क्यों? उसकी मेहनत है भाई, और अपनी मेहनत आपके साथ क्यों शेयर करे कोई? आप करो ना मेहनत, किताब उताब है, पढ़ो समझो। और अगर आप ये सब शेयर करने लगोगे तो युद्ध में वही आपके सामने खड़ा होगा और आप ही से मुकाबला करेगा। आप तो भले ध्यान से ना पढ़े हो कॉपी में जो लिखा है, वो तो आपकी कॉपी को ढंग से पढ़ लेगा, फिर आप ही के हथियार से आप ही को शहीद कर देगा, है ना भैया? तो ये सब नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं दोस्त मित्र अगर नोट्स वोट्स मांगे तो ना, लेकिन नोट्स वोट्स में कुछ चालबाजी तो होनी ही चाहिए। कुछ चालबाजी ऐसी होनी चाहिए कि वो शब्द पढ़ के हम ही समझ पाए, दूसरा कोई पढ़ के उसको समझ ना पाए। ये नोट्स ऐसे होना ही चाहिए। क्लास में आप बैठे हो, अब ये लाइन पढ़ के आप समझ लोगे, जो क्लास में नहीं बैठा है वो ये लाइन पढ़ के क्लियर नहीं कर पाएगा। क्लियर है बेटा? आगे बेटा बोलो। एक और फैक्टर होगा, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी, यह भी प्रभावित करता है बेटा। तो लिखें, पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी। आज इसको क्लियर करते हैं बेटा, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी तो क्या ये भी प्रभावित करता है? थोड़ा इसको भी समझेंगे। क्या अक्षांश भी प्रभावित करते हैं? हाँ बिल्कुल प्रभावित करते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश ही तो है। तो क्या अक्षांशों के साथ साथ तापमान में भी वितरण देखने को मिलता है? जी, एक अंश अक्षांश पे लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस आता है। टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ जाता है वो 3 डिग्री। जैसे किसी अक्षांश पे कोई टेम्परेचर है, उससे अगर उत्तर की ओर बढ़े, यानी ध्रुवों की ओर अगर आप बढ़े, तो हर अक्षांश पे अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आपको कमी आती चली जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये तो बात की बात है, लेकिन ये देखते हैं कि क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? जब सूर्यताप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जितने फैक्टर होंगे बेटा, सब कल को यही पूछेगा। जीएस के मेंस में आपसे सीधे सीधे प्रश्न होगा, पृथ्वी पे सूर्यताप के वितरण पर टिप्पणी लिखिए 200 शब्दों में, बस। तो ये सारे टॉपिक आप डिस्क्राइब खाली कर दोगे, इनका नाम लिख दोगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। नहीं तो डायग्राम ही बना के दिखा दोगे कि सूर्यताप और फैक्टर्स अलग अलग आप दिखा दोगे, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, लिखने का समय नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं, डायग्राम बनाइए और बात बन जाएगी। और जितने अनुभवी लोग हैं उनसे अगर पूछिए तो आपको वो बताएंगे कि अगर नहीं, लेकिन एक चीज कि हर जगह डायग्राम नहीं हो सकता। ये नहीं कि हर जबरदस्ती भारत का राष्ट्रपति का वर्णन किए, अब राष्ट्रपति के फोटो बना दिया, अरे भाई हद हो गई। जहां डायग्राम की आवश्यकता है वहीं डायग्राम बनाए, जबरदस्ती अति भी करेंगे तो बुरा लगेगा, एग्जामिनर को गुस्सा लगने लगेगा। एक तो अपने महामूर्ख है, हमको भी मूर्ख समझ रहा है। तो डायग्राम की जहां स्पेस दिखे आप वहां डायग्राम बनाएं, और जहां स्पेस दिखे वहां डायग्राम से जरूर दिखाएं। मैं आपको वायदा करता हूं, भरोसा देता हूं, उस प्रश्न को एग्जामिनर सबसे कम समय में पढ़ेगा ही नहीं। एक मजेदार बात आपको बताऊं, अगर आपने डायग्राम बना के लिखा है, एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और उसको सबसे जल्दी से चेक कर लेगा। सिर्फ आपको डायग्राम को देखेगा, पूरा नंबर दे देगा। भले कहानी अंडवंड लिख डाले, नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। यकीन से बता दें, ये हाई स्कूल इंटर में ही ये गेम नहीं चलता कि क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। अरे ये सिविल सर्विसेज में भी गेम चलता है, पीसीएस में भी गेम चलता है। कोई एग्जामिनर आपका पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता। बच्चा बड़ा मायूस होता कि बताइए, इतनी मेहनत से पढ़ बढ़ के लिख के आते हैं, पढ़ते नहीं। अन्यथा मत समझिएगा, वो पूरा भले न पढ़े लेकिन वो समझ जाते हैं आपने क्या लिखा है। इतना अनुभव हो रहा, हम समझ लेंगे, एग्जामिनर की बात ही छोड़ दें। आप किसी विषय पे लिख के दो, हम रैंडम इधर उधर देखेंगे और हम समझ जाएंगे आपने क्या लिखा होगा।
एक कुछ खास शब्द हम ढूंढेंगे और वो शब्द आप दिखा दोगे, हम समझ गए आप क्या लिखे हो। और डायग्राम तो चीख चीख के बोलता है, वहां तो एक शब्द भी नहीं। मुझे याद है, मैं आपसे पूछूं कि पीटी उषा के बारे में 50 शब्द में लिखिए, या पीटी उषा के बारे में निबंध लिखिए, मान लें आपने 1200 शब्दों में लिखा, और उम्मीद करोगे एग्जामिनर से कि 1200 शब्द मेरा पढ़ें? नहीं, कहें, उम्मीद तो करते, इसलिए लिखते हैं ना कि भैया आप हमारा पढ़िए, नंबर दीजिए। पहली लाइन हम पढ़े, पीटी उषा श्रीलंका की राष्ट्रपति थी। अब क्या पढ़ें, मैं क्या पढ़ें? 1200 शब्द जो कहानी लिख डाले हो, वो पढ़ने के लिए जगह छोड़ा कुछ? खेल खत्म, फर्जी हो आप, बकवास लिखे हो आप। इसीलिए एग्जामिनर ना बेटा वो एक दो लाइन, एक दो शब्द सब पढ़ के समझ लेता है कि बकवास कर रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है। इतने समझदार हैं। हमको याद है बेटा, एक बार मेरा एक विषय एंथ्रो हुआ करता था, एंथ्रोपोलॉजी। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्थव्यवस्था, आदिवासी अर्थव्यवस्थाओं की आपस में सह अस्तित्व का वर्णन करें। तो पढ़ावड़ा तो था ही, मुझे समझ में आया नहीं कि मैं कैसे शुरू करूं। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया, 3 आदिवासी, इरुला, कुरुम्बा और टोडा। नीलगिरी में अक्सर आप पढ़ते हो ना, टोडा जनजाति, तो टोडा ही नहीं है, इरुला भी है, कुरुम्बा भी है वहां की जनजाति। तो ये तीनों के आपस में अर्थव्यवस्था का बड़ा सामंजस्य बना हुआ है। तो मैंने क्या किया ना, देख लो सीखा जाता है, मैंने इस तरह से 3 एक डायग्राम बना दिया बस। और मैंने लिखा इरुला, कुरुम्बा और टोडा। कोई भी एग्जामिनर बस यही तो देखना चाह रहा था, अगर उसने यह देख लिया, दिल खोल के नंबर दे देगा। वो सिर्फ 2 लोग समझते हैं, जिसने इस डायग्राम को बनाया और जो इस विषय का जानकार है। सिर्फ इन दोनों में कम्युनिकेशन हुआ है, पूछने वाला अपना उत्तर बता दिया और समझने वाला उत्तर को समझ गया। आप समझे ना समझे, और बहुत अच्छा नंबर मिला था उस वर्ष मुझे। एंथ्रोपोलॉजी में कमीशन का 2nd हाईएस्ट मार्क्स मिला था, यानी हमसे ज्यादा नंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला था। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है ना बेटा कि जहां डायग्राम की स्थिति बने वहां जरूर बनाइए और लिखिए बेटा। फ्री एक दिन हो जाएगा, और जिस दिन फ्री होगा उसी दिन आपकी तबाही शुरू हो जाएगी। वो बर्बादी का दिन होगा जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए आप तैयार हैं नहीं। आप छटपटाएंगे मेंस के लिए, छटपटाएंगे ना। अरे कोई मेंस छोड़ता है? छोड़ेंगे नहीं। मेंस के लिए 3-4 महीने जुटे रहोगे, थक जाओगे। हाँ, थक ही जाओगे भाई, रातों दिन पढ़ेंगे तो जरूर थोड़ा सा आदमी रिलैक्स होना चाहता है। जैसे मेंस खत्म होगा तो थोड़ा रिलैक्स चाहिए। अरे बहुत पढ़े हैं, 12-12, 16-16 घंटे, अब रिलैक्स करोगे और तब तक अगले साल की वैकेंसी है ना, फिर प्री का फॉर्म, और फिर इज्जत लगी आपकी दाव पर। कहाँ है, दाव पे तो लगी गई। पिछले साल प्री क्वालिफाई किए थे, इस साल नहीं क्वालिफाई करेंगे, सारे दोस्त मित्र परिवार वाले गरियाएंगे एक तरफ से कि नालायक, फिर आप फंसोगे। आप कभी इस संकट से नहीं निकल पाओगे। ये मेरा अपना अनुभव है, हम आपको बता रहे हैं। एक बार प्री क्वालिफाई कर गए तो फिर आपका खेल खत्म, फिर आप मेंस के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे, ये मैं हम बता रहे हैं। क्योंकि हर बार आप प्री क्वालिफाई करोगे, मानोगे नहीं, या किसी साल मन को थोड़ा सा समझा के आप कह दोगे कि भाई छोड़ दो, अच्छा इस बार क्या प्री नहीं देना, मानोगे? कोई मानेगा? और आप उस जाल से कभी नहीं निकलेंगे। अफ्रीका में एक बंदर है बेटा, उसका फर बड़ा पसंद है लोगों को। फर मतलब बाल, है ना, लोग उस बालों से बहुत ढेर सारी चीजें बनाते हैं। तो उस बंदर को हंटिंग नहीं की जाती, कि जैसे तीर से नहीं मारा जाता, गोलियों से नहीं मारा जाता, क्योंकि इससे उसका फर खराब हो जाएगा, छेद हो जाएगा उसमें, बोल नहीं रहे, तो उसको जिंदा पकड़ा जाता है।
और जानते हो कैसे पकड़ा जाता है? जी बेटा, ना 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 ना, खीरा तो क्या पसंद ही है। वो उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप भी उसी तरह के जाल में फंसते हो, और जो मूर्खता वो बंदर करता है वही मूर्खता आप करते हो। तो क्या करते हैं, वो बॉटल माने ग्लास की बॉटल ले लेते हैं और थोड़ा उसका मुंह बड़ा हो, माने उसका जो नेक हो वो थोड़ा सा चौड़ा हो, उसको रस्सी से बांधते हैं और पेड़ की डालियों पे जगह जगह लटका देते हैं, ठीक है, और उसमें डाल देते हैं दो दो तीन तीन मूंगफली। किसमें? बॉटल में। वो बंदर आता है, बॉटल में हाथ डालता है, बॉटल की नेक की साइज ऐसी रहती है कि उस बंदर का हाथ उसमें चला जाए। वो हाथ डाल के, अंदर थोड़ा चौड़ा रहता है बॉटल, हाथ डाल लेता है, मूंगफली पकड़ लेता है। बाकी मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। और फिर उसका हाथ नहीं निकलता, कूदता है, फांदता है, छटपटाता है, चीखता है, मूंगफली नहीं छोड़ता है, ठीक है? और उसका हाथ नहीं निकलता और उसको जिंदा पकड़ लेता है। तो मूंगफली छोड़ दीजिए, जान बचा लीजिए नहीं तो मूंगफली के चक्कर में जिंदगी ही चली जाएगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट टॉपिक है बेटा, इसको निर्धारित करते हैं। हाँ लिखें, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसा बेटा? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, इंग्लिश में बोलेंगे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है। क्लियर है बेटा? इस कारण एक बार वह सूर्य के सर्वाधिक पास, सर्वाधिक नजदीक होती है। एक बार वह सूर्य के, ये सब पढ़ाएंगे बेटा अभी आगे, हम ये सब चर्चा करके थोड़ा सा पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह भी चर्चा करेंगे हम आगे, पहले इसको क्लियर कर लो। एक बार सूर्य के सर्वाधिक पास, ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा 3 जनवरी, तथा एक बार सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर चली जाती है। एक बार सूर्य से क्या बेटा? सर्वाधिक दूरी पर चली जाती है। इसे हम लोग तारीख के रूप में पहचानते हैं ना बेटा, 4 जुलाई, ब्रैकेट में लिखें 4 जुलाई, ठीक है बेटा? तो मुझे लगता है इसे कहानी तो आपको समझ में आ ही रही है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होगी तो डेफिनेटली उसका ताप बढ़ेगा। वो तारीख है 3 जनवरी। 3 जनवरी को हम भारत के, खास करके उत्तर प्रदेश के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि 3 जनवरी को सर सबसे अधिक गर्म होती है पृथ्वी। तो जवाब है जी भैया, बिल्कुल सही गर्म होती है। आप कहेंगे हम तो स्वेटर वेटर पहन के रजाई ओढ़े रहते हैं, ओढ़े रहिए, आप कोई मॉडल थोड़ी है कि आपके यहाँ गर्मी पड़ेगी तो पूरी दुनिया में पड़ेगी। लेकिन 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे अधिक गर्म होती है, बिल्कुल तय जानिए, क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर। तो डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, जरूर आता होगा, 7 डिग्री का, है ना? 7, सॉरी डिग्री नहीं, 7% का। और डिग्री में अगर बात करें तो 4 डिग्री का डिफरेंस आता है। लिख ले, 3 जनवरी को पृथ्वी, 3 जनवरी को पृथ्वी 7% अधिक, 7% अधिक अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस अधिक सूर्यताप की प्राप्ति करती है, एवरेज से बेटा, औसत से। वहीं 4 जुलाई को, वहीं 4 जुलाई को सबसे कम, यानी 7% कम सूर्यताप की प्राप्ति करती है।
7% कम सूर्यताप की प्राप्ति करती है। क्लियर है बेटा? तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्यताप का वितरण कैसा होता है और कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। ये मोटे मोटे हैं बेटा, लेकिन ऐसा नहीं कि अन्य फैक्टर नहीं है इसके साथ अन्य फैक्टर भी हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्बिडो, तो एल्बिडो भी इसको प्रभावित करता है, क्योंकि धरातल की बनावट भी तो प्रभावित करती होगी। अगर पानी है धरातल पे तो जाहिर सी बात है सूर्यताप वो भी प्रभावित करेगा। मरुस्थलीय इलाका है, स्थलीय इलाका है, पर्वतीय इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, तो क्या सब एक बराबर सूर्यताप लेते हैं? तो और भी फैक्टर हैं, लेकिन बेसिक जो फैक्टर था उसकी चर्चा हमने आपसे की। तो आगे चर्चा बेटा कल करेंगे। थैंक यू।